नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप में से अधिकांश को पता होगा, हम लोग इस वीडियो सीरीज में जेपीएससी के कंप्लीट सिलेबस को सीक्वेंस वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा, कोई भी चीज अगर सीक्वेंस वाइज हम लोग पढ़ते हैं तो वो चीज बहुत आसानी से समझ में भी आता है और लंबे समय तक रिकॉल भी रहता है। तो इसलिए पिछले वीडियो में हम लोग पेपर 2 का जो पहला टॉपिक था झारखंड का इतिहास, उसका जो सब टॉपिक था उसको हम लोग कंप्लीट किए थे, जो कि मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित था। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको दे दिया गया है, वहां से जाके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। वैसे सिलेबस उम्मीद करते हैं आप कहीं ना कहीं से देख ही लिए होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये सिलेबस है और हम कैसे यहाँ सीक्वेंस वाइज आपको बताएंगे, वो सारा चीज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड कोचिंग क्लासेस में मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप सिंपली जो है सर्च कीजिएगा टेलीग्राम चैनल में, तो आपको वहां पे मिल जाएगा। माइंड मैप का स्क्रीनशॉट भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि हमारा जो पढ़ने का जो तरीका होगा या किसी भी टॉपिक को समझने का तरीका होगा, वो होगा सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो जेपीएससी के द्वारा अभी तक 3 एग्जाम लिया गया है इस सिलेबस में, 2016 में, 21 में और अभी बैकलॉग लिया गया था 2024 में ही 21 जनवरी को। तो इसमें किस किस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं वो चीज हम लोग देख लेंगे। जेपीएससी का एक सबसे अच्छा बात यह है कि ये किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछेगा ये चीज मेंशन कर दिया है। तो अगर टॉपिक को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका प्रश्न जो है वो बनने का ज्यादा से ज्यादा चांस होता है। तो आपको पता होगा यहाँ 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। फिलहाल अभी हम लोग पेपर 2 को देख रहे हैं। पेपर 1 का भी समय मिलेगा तो कुछ यहाँ पे टॉपिक है उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सारा टॉपिक तो हिस्ट्री ज्योग्राफी इतना लंबा लंबा है कि सब टॉपिक कंप्लीट यहाँ पे नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ यहाँ पे भी छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, तो टाइम मिलेगा तो उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं नागवंशी शासन व्यवस्था। नागवंशी शासन व्यवस्था का यहाँ पे हम लोग जैसे कि बोला गया कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, फिर ऑथेंटिक बुक से जो हमको नोट्स मिला है या एक तरह से कहिए तथ्य मिला है उसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज का जो हम लोगों का टॉपिक है नागवंशी शासन व्यवस्था, ये बार बार हम नहीं बताएंगे, 1-2 वीडियो में आपको हम बता रहे हैं कि ये ऑथेंटिक बुक से बनाया हुआ है। बाकी आप खुद समझ लीजिएगा। आप अगर चाहे तो तथ्यों को इस किताब में ढूंढ सकते हैं, और नहीं तो अगर आप पढ़ चुके हैं तो कोई जरूरी नहीं है। तो जैसे कि छोटा नागपुर का इतिहास, कुछ सूत्र, कुछ संदर्भ है। ये जो किताब लिखा है डॉक्टर बीबी केसरी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे अगर देखिएगा तो इसके कंटेंट में आपको एक टॉपिक मिलेगा प्रशासन। आप जाके उसको पढ़िए तो आज जो भी टॉपिक हम यहाँ पे बताएं वो सारा तथ्य जो है लगभग वो आपको उस किताब में मिल जाएगा। तो ऑथेंटिक बुक में अगर कोई टॉपिक मिलता है तो हम वहीं से उसको कवर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी आपको बताया जाएगा जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है वो बीपी केसरी के ही किताब से पूछा गया है, जो कि आपको अभी हम बताएंगे भी। उसके बाद जब टॉपिक को डिटेल वाइज हम लोग कवर कर लेते हैं तो एग्जाम के समय चीजों को रिकॉल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेनी अगर आपका नोट्स है 400-500 का तो है, तो एक सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो अगर किसी का आप समरी या माइंड मैप जैसे कुछ चीज बना लेते हैं तो एग्जाम समय रिकॉल करना आसान हो जाता है। तो अभी डिटेल वाइज पढ़ेंगे, उस डिटेल नोट्स का ही हम लोग यहाँ पे समरी बनाएंगे अर्थात माइंड मैप बनाएंगे। ये माइंड मैप का भी स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे माइंड मैप है उसको और थोड़ा बहुत हम इंप्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ कुछ इमेज डालने का प्रयास कर रहे हैं। इस इमेज से आपको रिकॉल जो होगा और तेजी से हो जाएगा। हम कहते हैं ना, कोई चीज अगर हम इमेज के रूप में देखते हैं, बच्चों का आप किताब देखिए तो इमेज रहता है, तो वो चीज लंबे समय तक रिकॉल होता है। तो कहीं संधि हुआ तो इस तरह का है, कहीं टैक्स का बात आ रहा है तो यहाँ, कहीं राजा महाराजा का बात आ रहा है तो इस तरह का इमेज है, कहीं अधिकारी का बात आ रहा है तो इस तरह का इमेज है, कहीं आपका न्यायालय का बात आ रहा है तो इस तरह का इस तरह का इमेज है, कहीं अगर अपील या अदालत का बात आ रहा है तो कहीं कहीं इस तरह का भी इमेज डाला हुआ है, कहीं अगर कोई टूट रहा है, विघटन हो रहा है या बाइफर्केशन हो रहा है तो इस तरह का इमेज डाला गया है। तो आप जब एक बार चीजों को पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस इमेज का किस लिए प्रयोग किया गया है, और केवल आप इमेज देखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा इस जगह क्या लिखा हुआ है। क्योंकि बार बार रिकॉल कीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाता है कि कहां पे किस इमेज के लिए जो है वो कौन सा तथ्य आ सकता है। तो इस तरह से चीजों को लास्ट में हम लोग रिवाइज भी करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज यहाँ पे हम लोग प्रारंभ करते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था। और जैसा कि आपको बताया गया, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग जो है वो क्वेश्चन बैंक से देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ पे आए हुए, ताकि एक आइडिया मिल जाए, एक डायरेक्शन मिल जाए कि हमको किस तरह से पढ़ना है या कहाँ हमको ज्यादा फोकस करके चलना है। तो देखिए, आपको जो छठा जेपीएससी हुआ था 2016 में, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था, नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि कितनी थी? तो ये वार्षिक कर की राशि 6000 थी। अब आप कहिएगा कि कौन राजा कितना टैक्स दिया, क्या ये भी याद करना होगा हम लोगों को? तो हाँ, करना होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक डॉक्टर बीपी केसरी के में ही दिया गया है
और वहां ज्यादा राजा का टैक्स नहीं दिया गया है। कुछ 2-3 ही आपको इस तरह के तथ्य मिलेंगे। तो जब 2-3-4 तथ्य हैं तो आप उसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आ चुका है। नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब आ चुका है तो आपको याद करना ही होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपसे एक डायरेक्शन मिलता है कि किस चीज में आपको ज्यादा फोकस करना होगा। अगर क्वेश्चन आप नहीं देखे रहते तो आप कहते कि ये टैक्स वगैरह इतना डिटेल थोड़ी पूछेगा, लेकिन अगर आप पढ़ के रहिएगा, फिर से दोबारा पूछेगा तो आप उसको बना पाइएगा। उसी तरह से जब 2021 में यहाँ 7वां से 10वां जेपीएससी हुआ था, तो इसमें एक प्रश्न पूछा गया था जो कि राजधानी हस्तांतरण से संबंधित है, और ये तो ऑलरेडी हम लोग इतिहास में ही पढ़ते हैं, तो स्पेशली आपको प्रशासन के अंतर्गत नहीं भी पढ़े रहते तो ये प्रश्न आपका बन जाता। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया। तो सुतियाम्बे से चुटिया कौन किया? तो ये सब हम लोग इतिहास में जब जेएसएससी सीजीएल का रिवीजन करवाया जा रहा था माइंड मैप के थ्रू, तो वहां पे भी बताए थे, या आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे अगर आप झारखंड थोड़ा बहुत भी यहाँ पे पढ़े हैं। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा प्रताप राय। तो राजधानी परिवर्तन, राजधानी भी प्रशासन का एक हिस्सा होता है, बहुत बड़ा हिस्सा होता है, तो इसीलिए वहां से भी सवाल आपको पूछा गया है। अब नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो इसी साल 21 जनवरी को हुआ था, जो कि बैकलॉग एग्जाम था जेपीएससी में। वहां पे पूछा गया है नागवंशी शासन व्यवस्था में प्रशासन के प्रमुख कौन था। तो देखिए प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी के बारे में पूछा जा रहा है। तब जब पढ़िएगा तो प्रशासन से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं उसको आप याद करने का प्रयास कीजिएगा। अगर उसका काम कुछ मिल जाता है तो उस काम को भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि वो कौन सा काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस तरह से इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो राजा हो जाएगा या महाराजा हो जाएगा। तो इस तरह से हमको आइडिया हो गया, जैसे कि मुंडा शासन व्यवस्था में पूछा गया था उस अधिकारी और अधिकारी का काम, उसी तरह से नागवंश में भी अगर अधिकारी को आपको मिलता है नाम तो अधिकारी का नाम याद कर लीजिएगा। अगर उसका काम डिटेल वाइज मिलता है तो डिटेल वाइज भी आप उसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। कुछ का यहाँ पे मिला है, कुछ का नहीं मिला है, जितना हमको मिला है हम आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ सोर्स है जिसमें आपको इसका काम मिलता है तो आप जरूर उसके काम को भी याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था, जो कि आपको माइंड मैप के थ्रू भी यहाँ पे हम चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया गया है कि शासन व्यवस्था जो था, यानी नागवंशी शासन व्यवस्था था, वो किसके जैसा था। तो कहा जाता है लगभग मुंडाओं के जैसा था। इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि 1947 तक भारत में किसका प्रभाव था, तो ब्रिटेन का प्रभाव था। 1935 तक जब अंतिम अधिनियम यहाँ पे बना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही ये सब अधिनियम बनाए जा रहे थे। तो हम कहते भी है ना कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो हमारे संविधान में देखने को मिलता है वो 1935 का ही देखने को मिलता है। लेकिन क्या 1935 के अलावा और कोई दूसरा प्रावधान नहीं था? तो ऐसा नहीं था। कुछ हमको दक्षिण अफ्रीका का मिलता है, कुछ जर्मनी का मिलता है, कुछ आयरलैंड का मिलता है, कुछ ऑस्ट्रेलिया का मिलता है। तो इस तरह से आपको 1935 का प्रभाव तो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिलता है या कुछ प्रभाव देखने को मिलता है जो कि हम लोग दूसरे देश से प्रभावित होकर उसको अपने संविधान में जगह दिए थे। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपको समझना है, चूंकि फनी मुकुट राय, ये उम्मीद करते हैं आपको कहानी पता होगा कि फनी मुकुट राय जो है 64 ईस्वी में अंतिम जो मुंडा शासक थे मदरा मुंडा उसको मिलते हैं, फिर 83 में वो राजा बनते हैं और लगभग ये जो है 94 साल शासन करेंगे और 177 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे मुंडाओं से हस्तांतरित होकर शासन व्यवस्था कहाँ पे आता है? नागवंशियों के मुंडा शासन व्यवस्था। तो उम्मीद करते हैं आप थोड़ा बहुत इसको पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है झारखंड के इतिहास, उसको आप जाके देख लीजिएगा, वहां पे आपको बताया गया है। तो इस तरह से जब मदरा मुंडा अपना शासन व्यवस्था नागवंश के प्रथम राजा फनी मुकुट राय को देते हैं तो फनी मुकुट राय अपने शासन व्यवस्था में थोड़ा बहुत परिवर्तन करता है। जैसा कि भारत सरकार या भारत के लोगों के हाथ में जब शासन आता है तो ब्रिटिश शासन से हम लोग थोड़ा बहुत फेरबदल करते हैं, कुछ बहुत उनका भी व्यवस्था चलते रहता है, कुछ बहुत अपने से भी हम लोग नया व्यवस्था चलाते हैं। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे देखने को आपको यहाँ पे मिलता है। अगर इसी को हम लाइन वाइज यहाँ पे पढ़े तो यहाँ पे दिया गया है मुंडा से शासन व्यवस्था प्राप्त होने के कारण इन्होंने भी अपना शासन व्यवस्था लगभग मुंडाओं के जैसा ही रखा। मतलब आपको जैसा मुंडा शासन व्यवस्था में देखने को मिलेगा लगभग उसी तरह से आपको नागवंशी शासन व्यवस्था में देखने को मिलेगा। लेकिन समय के साथ यहाँ पे कई पद और ओहदे जो है वो बनाए गए, जैसे कि आपको बोला गया कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था से हम लोग अपना जो भी नियम कानून था उसको बहुत सारा चीज लिए, लेकिन 100% नहीं लिए। कुछ जैसे पद थे वो हम अमेरिका से लेते हैं, कुछ आयरलैंड से लेते हैं, कुछ दक्षिण अफ्रीका से लेते हैं, कुछ जर्मनी से लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भी वही हो रहा है, मुंडाओं के द्वारा इनको राजपाट दिया गया था, इसलिए मुंडा शासन व्यवस्था का प्रभाव तो दिखेगा लेकिन 100% नहीं दिखेगा, उसमें कुछ हेरफेर भी यहाँ पे किया गया है।
अब यहाँ पे आगे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कहा जाता है कि जो पढ़ा पंचायत व्यवस्था हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़े थे उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, या एक तरह से कहिए उसका नाम में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया। तो हम लोग पहले पढ़े थे कि 5 से 20 गांवों का जो समूह होता है उसको पढ़ा या पट्टी के नाम से जानते थे, और ये पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। अब ये पढ़ा पंचायत जो है, प्रशासनिक इकाई जो है, वो किसमें बदल जाता है, परगनादारी में है। परगनायत के बारे में आप पढ़े होंगे, जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो जगतपाल जो था वो परगनायत ही था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज जो है वो वहां से एक तरह से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो इस तरह से पढ़ा पंचायत जो प्रशासनिक इकाई था उसको थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया और उसका नाम जो है वो परगनादारी या परगनायत के नाम से उसको हम लोग जानते थे। आगे अगर हम यहाँ पे देखिए, कुछ यहाँ पे पद और ओहदे जो कि मुंडाओं के शासन काल में भी थे और कुछ नए जुड़े थे, तो उन सब पद को और ओहदा को हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आपको बताया गया कि पद और ओहदे से यहाँ सवाल आपको पूछा जाता है और उसका काम अगर मिलेगा तो काम से भी सवाल पूछा जाएगा, इसलिए आप उसको याद रखिएगा। तो पद और ओहदे में जो यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है कि नागवंशी शासन का जो प्रमुख होता था वो कौन होते थे, महाराजा। और ये अभी आपको पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अभी आपको तुरंत हम बताए थे कि नागवंशी का शासन है या प्रशासन में सबसे हेड जो होता है वो कौन होता था, राजा वहां दिया था। ठीक है, महाराजा ऑप्शन में नहीं है तो आप राजा भी उसको क्या कर सकते थे, मान सकते थे। तो इस तरह से ये प्रश्न आपको आया हुआ है जो कि हाईलाइट करके यहाँ पे हम आपको बता भी दिए, ताकि रिकॉल कीजिएगा तो आपको एक तरह से यहाँ पे मतलब याद हो जाएगा कि हाँ ये प्रश्न आया, तो उसको और भी अच्छे तरीके से आपको पढ़ना होगा। उसके बाद इसके सहायता के लिए यहाँ पे जो कुछ लोग होते थे जो कि इसी के परिवार से संबंधित होते थे, जैसे कि लाल हो गया, ठाकुर हो गया, कुंवर हो गया। ठाकुर विश्वनाथ शाही का नाम आप सुने होंगे, ठाकुर एनी शाह का नाम सुने होंगे, जो कि रांची में जो जगन्नाथ मंदिर है उसका वो निर्माण करवाते थे। तो ये अपने आप के या अपने इलाके के राजा ही कहलाते थे। जैसे ठाकुर विश्वनाथ शाही, हम लोग जब 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि वो अपने इलाके के जो थे वो राजा ही थे। तो कुल मिला के ये राज परिवार से ही संबंधित होते थे। और राजा तो कोई एक ही बन सकता था, लेकिन राजकुमार जो होता था उसको अलग अलग एरिया दिया जाता था और उसको अलग अलग पद या नाम से हम लोग जानते थे। किसी को लाल को के नाम से जानते थे, किसी को ठाकुर के नाम से, है ना, के नाम से यहाँ पे जानते थे। और ठाकुर का तो बहुत सारा एग्जाम्पल मिला है, आपको बताया। ठाकुर विश्वनाथ शाही का नाम आप सुने होंगे, ठाकुर एनी शाह का नाम सुने होंगे। तो इस तरह से ये अपने इलाके के राजा ही कहलाते थे। कुछ और अधिकारी अगर हम देखें तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कुंवर, तो कुंवर के बारे में यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा कि ये जो है नागवंशी शासन व्यवस्था से जुड़े हुए थे। आगे अगर हम देखें कुछ और पद, तो यहाँ पे दिया गया है महतो या महत्तम। तो देखिए मुंडा शासन व्यवस्था में भी महतो के बारे में हम लोग पढ़े थे, जो कि पाहन हो गया, मुंडा हो गया या पुजार पाहन हो गया, उसका सहायता करता था। तो उसी तरह से यहाँ पे भी महतो जो होता था वो गांव का महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता था। और इस तरह से ये महतो के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है ये भी नागवंशी शासन व्यवस्था से जुड़े हुए थे। आगे एक आता है भंडारिक या भंडारी। भंडारी या भंडारिक जो होते थे, नाम से ही चल रहा है भंडार। तो ये क्या काम करते थे, जो भी राजा का खेती बाड़ी होता था उसको वे करते थे, मतलब खुद ये खेती करते थे और दूसरे से भी ये खेती बाड़ी करवाते थे। और इस खेती के उपज को यानी अन्न को वो भंडार के रूप में रखते थे और इसका जो पहरेदारी करना है वो इन्हीं का काम था। तो इस तरह से यहाँ पे आपको दिया गया, देखिए यहाँ पे हम तीर चिन्ह यहाँ पे बनाए, जो राजा की खेती बाड़ी करता और कराता था और अन्न भंडार रखता था, उसका ये क्या कर रहा है, पहरेदारी कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज भंडारिक के संबंध में आपको याद हो गया होगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसे पद दिए गए हैं जिनके बारे में डिटेल हमको काम यहाँ पे नहीं मिला है, इसी के बारे में आपको कहे थे अगर इसका कोई काम आपको मिलता है तो आप वहां से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको नाम दे देते हैं या बता देते हैं, ताकि अगर कभी ये प्रश्न आए कि निम्नलिखित में कौन नागवंशी शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है तब उसका सही आंसर बना पाए। तो सबसे पहला नाम आता है पुद्दार, दूसरा नाम आता है अमीन, तीसरा नाम आता है शाहनी, चौथा नाम आता है बड़ाई, बिरतिया, घटवार, इलाकादार, दिगवार, कोटवार, गोड़ाई, जमादार, ओहदार, बरकंदाज, तोपची, चोपदार, बख्शी, चौधरी, बराहिल, गांजू, पांडे। इसमें से अधिकांश बहुत सारे ऐसे तथ्य एक तरह से कहिए पद हैं जिसको आप कभी कभी सुने भी होंगे। जैसे अगर आपका सब्जेक्ट नागपुरी है तो बराहिल आप जरूर सुने होंगे जब आप नाटक पढ़ रहे होंगे ठाकुर विश्वनाथ शाही का। तो इस तरह से इस सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। ये स्थानीय स्तर के मामले को स्थानीय स्तर पे ही क्या कर लेते थे, निपटा लेते थे। ऐसे भी स्थानीय प्रशासन का काम ही क्या है, गांव का मामला गांव में निपट लो, पढ़ा का मामला पढ़ा में निपट लो। और इस तरह से अगर यहाँ मामला ना सुलझ पाए तो जो मामला है वो राजा तक चला जाता था। तो इस तरह से ये सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिला। यही चीज हम यहाँ पे नोट्स में डिटेल में लिखे हैं, लेकिन जो चीज आपको हम बताए वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है।
बस यहाँ थोड़ा डिटेल वाइज लिखा हुआ है, तो चीजें आपको समझा दी गई है। उम्मीद करते हैं आप ये चीज जो है वो समझ गए होंगे। यहाँ कुछ हम महाराजा या ठाकुर सबका एग्जाम्पल दिए हैं, उसको हम यहाँ पे केवल आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है बसारगढ़ के राजा ठाकुर योगेंद्र नाथ शाह दिया गया है, और एक ठाकुर विश्वनाथ शाही और रेनी शाही के बारे में तो आप जानते ही हैं, बहुत फेमस है। जैसे कि यहाँ पे और उसके जरियागढ़ के राजा ठाकुर महेंद्र नाथ सहदेव है, फिर बड़कागढ़ के राजा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव है। तो इस तरह से कई एग्जाम्पल देखिए आपको यहाँ पे समझाया गया। ये डॉक्टर बीपी केसरी का किताब में आप जाके देखिएगा तो सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा। आगे यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जा रहे हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है, प्रशासन या राज्य कैसे चलता है। पैसा से, टैक्स से चलता है। जमीन का जो हिस्सेदारी होगा या मालिकाना होगा, वो मालिक होगा वो कौन होगा, ये सब कौन तय करता है, तो सरकार तय करती है। किस तरह से, है ना, रसीद कटाना है, क्या करना है, कैसे, है ना, एक जमीन का अधिकारी जो है ट्रांसफर होगा नहीं होगा, सारा जो काम होता है या किस तरह से काम होगा, वो सारा जो होता है वो प्रशासन से जुड़ा हुआ काम होता है, जो कि राजा और उसके प्रशासन के से संबंधित जो अधिकारी होते हैं वो लोग इसको तय करते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं जो राज्य पाठ है उसको चलाने के लिए भूमि और राजवंश का किस तरह से यहाँ पे प्रावधान किया गया था। तो कहा जा रहा था कि शुरुआत में जब यहाँ पे एक तरह से कहिए 83 ईस्वी, आप समझ रहे हैं कि बहुत पहले का काम है, जब यहाँ पे फनी मुकुट राय जो है राजा बनते, तो उस समय कहा गया था कि या हम लोग जानते हैं उस समय पूरा जंगल से भरा पड़ा इलाका था, तो खेती करने के लिए उस तरह से जगह नहीं थे। लोग जो है जंगल को साफ करते थे और खेती करते थे। तो कुछ उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है। नागवंशी शासन काल में कहा जाता है खेती के लिए भूमि बनाने की छूट थी। तो कहा गया कि आप कहीं पे भी किसी भी जंगल को काट के खेती योग्य वहां पे भूमि बना सकते हैं, और उस भूमि पर किसी तरह का कोई लगान नहीं दिया जाएगा, तो लिया जाएगा। तो इस तरह से यही तो आपको देखने को मिलता है अंग्रेज काल में, कि वो लोग लंबे समय से उपहार स्वरूप राजा को भले कुछ देते होंगे, लेकिन लगान के रूप में कि जमीन तुम्हारा है तो हमको टैक्स दो, ऐसा राजा यहाँ पे नहीं मांगता था। और इसी तरह से ये लोग यहाँ पे शासन प्रशासन चलाते थे। और अंग्रेज जब आते हैं तो कहते हैं हमको यहाँ पे लगान दो, नहीं तो तुम्हारा जमीन छीन लेंगे। तो यही जो इन लोगों का अधिकार था, उस अधिकार को अंग्रेज छीन रहे थे, और उसी के खिलाफ ये लोग विद्रोह करेंगे। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल से ही इनको जो भूमि साफ किया जाता था उसके लिए कोई भी टैक्स देना नहीं होता था। तो यहाँ पे बोले कि अगर कोई सदान जंगल को काट के खाली करता है और जमीन बनाता है खेती लायक, तो उस जमीन को नाम दिया गया है कोड़कर। अगर कोई मुंडा बनाता है तो खुटकटी, और उराव बनाता है तो भूयहरी के नाम से जानते थे। और जो उस समय आदान प्रदान या वस्तु का खरीद बिक्री का जो ज्यादा था, उसको बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानते थे। यानी आलू के बदले आप टमाटर दे दिए, मतलब करेंसी जैसा वैसा कुछ था नहीं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि नागवंशी शासनकाल में खेती करने के लिए भूमि बनाने की छूट थी, पर इसमें कोई भी लगान नहीं दिया जाता था। सदान अगर जंगल को काटे तो कुड़कर जमीन कहलाता था, मुंडा काटे तो खुटकटी, और उराव काटे तो भूयहरी के नाम से जानते थे। अब देखिए यही तो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। बाहरी शासन जो है वो प्रभाव जब भी यहाँ पे आएंगे तो उसका प्रशासन का प्रभाव या उसकी अधीनता यहाँ के राजा को स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये जो दिया गया है मुगल काल के बारे में, तो मुगल काल में जो यहाँ एक तरह से कहिए प्रभाव पड़ेगा मुगल राजाओं का, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है कि मुगल राजाओं का यहाँ पे क्या क्या प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है इस जीवनचर्या, मतलब अभी जो हम लोग पढ़े कि जमीन साफ करो, यहाँ पे किसी तरह का कोई लगान नहीं होगा, तो ये जो जीवनचर्या चल रहा था वो उत्तर मुगल काल में यहाँ पे चेंज हो जाता है, या मुगल काल से ही थोड़ा बहुत चेंज होने लग जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव जो है उत्तर मुगल काल में आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जबरन टैक्स वसूली जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे उत्तर मुगल काल के बारे में पढ़े, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक दो घटना जो है वो मुगल काल के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि जहांगीर से संबंधित है। तो चलिए इसको हम शॉर्ट में ही आपको बता देते हैं। डिटेल जो है वो आप किताब से पढ़ लीजिएगा, और जो भी चीज इसका तथ्य है वो हर चीज को तो हम बताने का प्रयास कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे दुर्जन साल जो है उसको पकड़ लिया जाता है जहांगीर के द्वारा, और उसको ग्वालियर किला में रखा जाता है 1627 तक। 1627 में आप पढ़े भी होंगे इनके बारे में कि ये हीरा के परखी थे। ये हीरा के बारे में बताता है कि कौन ओरिजिनल हीरा है, और इसके लिए इसके साथ साथ 9 राजा को रिहा कर दिया जाता है। यही राजा लोग यहाँ पे दोईसा में आएंगे और नवरत्नगढ़ नाम का एक 5 मंजिला भवन भी बनाएंगे। तो ये कहानी उम्मीद करते हैं आप पहले से जानते होंगे। तो इस तरह से दुर्जन साल को यहाँ पे छोड़ा जाता है, और यहाँ छोड़ने के बाद एक संधि होता है, जिसको यहाँ पे हम इस इमेज से बताएं कि एक संधि होता है। उस संधि के तहत ये जो है यानी दुर्जन साल जो होते हैं, सालाना 6000 रुपया टैक्स देने के लिए बंदोबस्त कर लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये कितना टैक्स दिया वो चीज आपको याद करना है। क्यों? क्योंकि ये साल जो है आ चुका है। आगे और भी आपको यहाँ पे टैक्स 2 बार का दिख रहा होगा,
तो चूंकि एक बार पूछ चुका है तो कम से कम थोड़ा बहुत एक बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं, पढ़ने का तो पढ़ के आपको जाना है, आपका काम है पढ़ना, याद ना हो वो बात की बात है। तो इस तरह से 1632 में यही टैक्स जो है बिहार सूबेदार के अंतर्गत जो आया था वो बढ़ा दिया गया और ये टैक्स को बढ़ा के 1,36,000 रुपया कर दिया गया। 1636 में ये बढ़ के 1,61,000 और ये बीपी केसरी के किताब में ही दिया गया है, इसलिए ये 2 या 3 टैक्स आपको जो दिया जा रहा है उसको याद रखिएगा। आगे और एक आध बार हम बताएंगे दर्पनाथ शाह का, उसको आप याद कर लीजिएगा, उसके बाद अगर कुछ आता है तो फिर वो भगवान भरोसे है। तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज आया। अब मुगल काल के बाद हम चलते हैं ब्रिटिश काल में, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश काल में आया और सबसे ज्यादा मुगल काल से भी अगर कहें तो उससे भी ज्यादा जो अत्याचार यहाँ पे होता है या जो आक्रामक एक तरह से कहिए नीति अपनाई जाती है वो ब्रिटिश काल में ही अपनाई जाती है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, हर क्षेत्र में ये लोग जो है प्रभावित करने के या एक तरह से कहिए शोषण करने का काम करते हैं। राजनीतिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, यहाँ आर्थिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, समाज में एक तरह से हीन भावना से यहाँ के लोगों को दिखा जाता है, अपने संस्कृति को ये लोग थोपते हैं, यहाँ के संस्कृति को ये लोग बहुत ही नीचा समझते हैं। इस तरह से यहाँ पे ये जो है अपना सारा नीति को थोपने का प्रयास कर रहे थे। और आपको पता होगा कि 65 आते आते यहाँ पे आपका इलाहाबाद का संधि होता है बक्सर के युद्ध के बाद, और बंगाल और बिहार का जो दीवानी अधिकार होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। तो इस तरह से इसको हम अगर माइंड मैप में देखें तो यहाँ पे लिखा गया है 1765 में यहाँ पे जब युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद संधि होगा तो वहां पे दीवानी अधिकार मिल जाएगा, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार मिल जाएगा। किसको? तो अंग्रेज को। इसीलिए यहाँ पे हम इमेज डाले हैं अंग्रेज का। और कहां कहां का मिलता है? तो बंगाल और बिहार। उम्मीद करते हैं ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन आप खुद सोचिए कि आप कहीं नए जगह आप चाइना जाते हैं, और चाइना जाते हैं और आपको कहना है कि चाइना के किसी एक शहर दे दिया गया और बोला जाए कि यहां से आपको टैक्स वसूलना है, तो आप नया जाइएगा तो वहां का भाषा नहीं जानिएगा, वहां कौन कौन सा जगह, मान चलिए यहाँ पे इतना बड़ा चाइना है, कहाँ पे आपको टैक्स देने वाले लोग हैं, कहाँ खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं नहीं है, ये सब आपको कुछ आइडिया नहीं रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा, सिंपली यहाँ का एक व्यक्ति को पकड़िएगा या 2 व्यक्ति को पकड़िएगा और बोलिएगा तुम यहाँ के बारे में जानते हो, इस इलाके के बारे में जानते हो, तुमको हम कुछ पैसा दे रहे हैं या कुछ ओहदा हम दे रहे हैं, उस ओहदा के तहत तुम्हारा काम क्या है कि तुम यहां से जाओ और जहां जहां ये लोग टैक्स दे सकते हैं वहां से टैक्स उठा के ले आओ। यही काम जो है वो कुछ जो है ये अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया जाता है। अंग्रेज अधिकारी यहाँ पे बंगाल में एक यहाँ के राजा जो थे मोहम्मद रजा, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहम्मद रजा खां, उसको टैक्स वसूलने के लिए यहाँ पे एक तरह से कहिए जिम्मेदारी देते हैं, और बिहार में राजा सितब राय को देते हैं। तो कहने का मतलब है बंगाल में टैक्स वसूलने का काम किसका था? मोहम्मद रजा खान का। और बिहार में किसका था? राजा सितब राय का। ये लोग टैक्स वसूलेंगे और टैक्स वसूल के किसको देंगे? तो अंग्रेज अधिकारी को देंगे। इसीलिए यहाँ पे जमाबंदी या रेवेन्यू रिटर्न के रूप में यहाँ पे दिया गया। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि ये जो आपको इमेज दिख रहा है वो किसका है? जैसे डॉलर का होता है, रुपये का साइन होता है ना, तो ये जो इमेज है, करेंसी है, ये किस करेंसी के लिए है और ये किस देश में चलता है, ये कमेंट करके आप बताइए। उम्मीद करते हैं आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो करेंसी है या एक टैक्स लेने का जो जिम्मेदारी था अंग्रेज यहाँ के ही एक व्यक्ति को या 2 व्यक्ति को यहाँ पे सौंप देता है। लेकिन कितने समय तक? ये जो है धीरे धीरे यहाँ पे रहते हैं और धीरे धीरे इन इलाकों के बारे में या भारत के बारे में जानने लग जाएंगे। और भारत के बारे में जब जानने लग जाएंगे तब 72 का समय आएगा। आपको पढ़ने को मिला होगा पॉलिटी जब आप पढ़ते हैं तो 72 आते आते कंपनी का स्थिति जो है बहुत खराब हो चुका था। क्यों? क्योंकि कर्मचारी लोग भ्रष्टाचार भ्रष्ट हो चुके थे, लोग एक तरह से कहिए घूस लेते थे, अपना स्थिति तो बढ़ा लेते, मतलब कर्मचारी एक तरह से कहिए अमीर होते जा रहे थे, लेकिन कंपनी डूबता जा रहा था। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे जियो कंपनी है, जियो कंपनी डूब रहा है लेकिन कंपनी के कर्मचारी जो है वो अमीर हो रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जब वहां के कर्मचारी जो है वो भ्रष्ट हो जाए तब। तो इसके लिए यहाँ पे अब रेगुलेशन आएगा जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के तौर पे हम लोग जानते हैं। तो उसी समय यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ 72 में वारन हेस्टिंग जो थे ये वो क्या कर देते, पदच्युत यहाँ पे इसको हटा देते, यानी कि पद से हटा देते किसको? मोहम्मद रजा खान को और राजा सितब राय को। और उसके बाद एक बोर्ड का यहाँ पे स्थापना करते हैं जिसका नाम था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि काम करना था यहाँ पे टैक्स को कलेक्ट करना। तो बोर्ड ने अपने कर संग्राहक नियुक्त किए। तो यहाँ पे जैसे कि अभी क्या होता है कि टैक्स ऑफिसर होते हैं, तो वो टैक्स ऑफिसर जो होते हैं वो क्या करते हैं? सरकार के टैक्स कलेक्शन में मदद करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ के इंसान को या यहाँ के जो अधिकारी थे उसको अब हटा दिया गया और खुद अपने अधिकारी बनाए गए और एक यहाँ पे संस्था बनाया गया जिसका नाम रखा गया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो बना वो कहाँ बना था?
कलकत्ता में। ऐसा भी उनका मुख्य सेंटर जो था वो कलकत्ता ही था। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये कलकत्ता में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बन गया और मोहम्मद रजा खां और राजा सितब राय उसका जो शासन था उसको यहाँ पे खत्म कर दिया। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज और भी दिया है। देखिए वीडियो में बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए लोग देखना नहीं चाहते हैं। अगर हम सब चीज को पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं हर चीज जो कि किताब में दिया है उसको हम बता दें। आप किताब अगर ऑथेंटिक बुक होगा तो आप उसको पढ़ सकते हैं, और नहीं तो सारा जो मुख्य तथ्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम माइंड मैप के थ्रू आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपको बंगाल और बिहार में जो टैक्स लिया गया राजा सितब राय और मोहम्मद रजा खान के द्वारा, उसको एक नाम दिया गया है मुखराजी काल। इसको हम केवल नहीं लिखे, बाकी सब चीज लिखा है। तो ये उम्मीद करते हैं यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप चलते हैं 1773, जब रेगुलेटिंग एक्ट जो है यहाँ पे आ चुका है। उम्मीद करते हैं आप पॉलिटी या हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें संवैधानिक विकास पढ़े होंगे, जिसमें पहला जो एक्ट आता है वो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसमें ब्रिटिश कंपनी को ब्रिटिश सरकार जो है वो रेगुलेट करती है। तो इस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो यहाँ कुछ जो है आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, कुछ यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलेगा। तो वो प्रभाव जो है उसको देखने से पहले थोड़ा सा हम आपको इतिहास में ले चलते हैं। क्योंकि इतिहास वाला वीडियो तो आप देखेंगे, ये जान रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ चीजों को समझना थोड़ा सा आपको जरूरी है, नहीं तो आप हो सकता है उसको समझ नहीं पाइएगा। तो ये चीज ऑलरेडी हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी रिकॉल करवाते हैं। चलिए इसको जल्दी से देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं ब्रिटिश शासन का जो प्रभाव था वो यहाँ पे आपका 70-71 से यहाँ पे पढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देता है कि अंग्रेज का सैनिक अभियान जो झारखंड में शुरू होता है वो 67 से आपका 70 के बीच होता है। 67 में आपका दक्षिण की तरफ होता है, जो कि फर्गुसन के द्वारा यहाँ पे आता है। ढालभूमि में अधिकार कर लिया जाता है। हम लोग पढ़े थे ढालभूमि में वहां पे जो जगन्नाथ ढाल थे वो राजा बनते, और उससे पहले राजा जो थे वो कौन थे? बैकुंठ धवल देव। तो वहां पे बैकुंठ धवल देव को वहां पे पराजित किया जाता है 22 मार्च 1767 को पहली बार, और उसके बाद उसी के भतीजा को जो कि जगन्नाथ ढाल थे उसको राजा बनाया जाता है, और बाद में वही जो है वो एक तरह से कहिए विद्रोह भी करते हैं। तो इस तरह से ढालभूमि पर अधिकार कर लिया गया। अब यहाँ पे ये दक्षिण का था। अब उत्तर से अगर हम देखें, ये झारखंड के उत्तर तरफ से देखें तो यहाँ कहा जाता है कैप्टन जैकब कैमक जो है वो अधिकार करने के लिए भेजा गया। कहां? तो उत्तर दिशा में पलामू है, छोटा नागपुर है, हजारीबाग। ये धीरे धीरे जो है वो कब्जा करते हैं। तो पलामू में कब्जा कर लिया। अगेन हम बता रहे हैं, ये हिस्ट्री में ऑलरेडी बता चुके हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको कवर कर रहे हैं। तो 21 मार्च 1771 को वो कब्जा कर लेता है। फिर इसके बाद नागवंशी राजा इसका अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, दर्पनाथ शाह। अब फिर इसको याद करना, ये टैक्स जो है कितना देने के लिए तैयार हो गए थे? 12,000, क्योंकि ये अंग्रेज का अधीनता स्वीकार कर ली, इसलिए हो सकता है यहां से आपको सवाल पूछा जाए। इस दौरान में हजारीबाग का जो राजा थे वो, या जिसको हम लोग रामगढ़ के राजा के तौर पे हम लोग जानते थे, वो सबसे ज्यादा अंग्रेज का विरोध करते हैं। ये हिस्ट्री में हम आपको बताए भी थे, मुकुंद सिंह। लेकिन अपने ही लोगों के गद्दारी के कारण ये हारे जाते हैं, और इस तरह से ये जो पूरा इलाका है, चाहे दक्षिण का हो चाहे उत्तर का आपका पलामू, छोटा नागपुर, हजारीबाग हो, वो टोटली 73 तक अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। अब जब ये पहले रामगढ़ था, पलामू था, छोटा नागपुर था, तो अपने अपने इलाके के राजा के द्वारा यहाँ पे शासन किया जाता था। लेकिन चूंकि अब यहाँ अंग्रेज अधिकार कर चुके हैं, तो अंग्रेजों का शासन करने का तरीका जो होगा वो अलग होगा। इसीलिए ये इसको एक प्रशासनिक इकाई बनाते हैं, और इस इकाई को हम लोग जानते हैं जिला के तौर पे। जब जिला निर्माण आपको बताया जा रहा था तो उस समय बताया गया था कि रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और जो भी राजा के अधीन यहाँ पे क्षेत्र थे उसको एक प्रशासनिक इकाई दिया जाता है, और उस इकाई का नाम था डिस्ट्रिक्ट या जिला। और इस तरह का रामगढ़ जो है हम लोगों का झारखंड का सबसे प्राचीन जिला होता है, और सबसे नवीनतम जिला भी रामगढ़ ही है। कमेंट करके आप बता सकते हैं ये जिला जो है वो कब बना था। अब कोई जिला बना तो जिला का क्या होता है? डिप्टी कमिश्नर होते हैं। तो डिप्टी कमिश्नर जो है या कलेक्टर के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, वो भी तो यहाँ पे आपको रखना था। तो किसको तय किया जाता है मिलिट्री कलेक्टर के रूप में? तो जैकब कैमक को, या कैप्टन जॉन कैमक जो होते हैं, जो कि उत्तर की ओर से यहाँ पे जो आ रहे थे या कब्जा किए थे वही थे, तो उसको वहां पे कलेक्टर घोषित किया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कलेक्टर तो थे ही थे, लेकिन मिलिट्री भी थे, यानी कि सेना के अधिकारी थे, इसीलिए इसको नाम दिया गया मिलिट्री कलेक्टर। तो याद करके रखिएगा, ये जो है मिलिट्री कलेक्टर के तौर पे पहले अधिकारी यहाँ पे इस जिला के तय किए गए थे। इनका काम क्या था? तो टैक्स वसूलना यहाँ पे काम था, क्योंकि आपको याद होगा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 26 लाख रुपया जो है वो जो है मुगल
सॉरी, आप ये 26 लाख रुपया तो ये इलाहाबाद की संधि में देना था, सॉरी ये चीज नहीं है। तो इस तरह से ये लोग जो है ना कंपनी का स्थिति को सुधार करने के लिए सब है ना ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना चाह रहे थे। और इस तरह से यहाँ पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया जाएगा। शुरुआत में जैसा कि आपको बताया गया, यहाँ पे मोहम्मद रजा खां और राजा सितब राय को यहाँ पे काम दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे लोग या अंग्रेज यहाँ को इलाके को समझने लग जाएंगे, एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाएगा और वहां अपने अधिकारी खुद वो लोग नियुक्त करेंगे और उसके बाद जो है उसके सहायता से यहाँ पे टैक्स वसूलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये माइंड मैप के थ्रू चीजों को आपको समझाने में हम सफल रहे होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आप फिर से एक बार चीजों को थोड़ा सा रिकॉल करके देखिए और जो भी आपके पास सोर्स है उसको पढ़िए। तो उम्मीद करते हैं ये फैक्ट जो हम आपको बताए वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रामगढ़, पलामू, छोटानागपुर को मिला के एक रामगढ़ जिला बनाया जाता है, जिसका मुख्यालय जो था वो चतरा बनाया गया और सैनिक छावनी जो है वो हजारीबाग बनाया गया, जिसको रामगढ़ बटालियन के तौर पर हम लोग जानते हैं। रामगढ़ बटालियन के बारे में अगर हम बताएं तो ये जो है 18 सितंबर आपका जो है वो 1778 में रामगढ़ बटालियन बनता है, जो 1857 के विद्रोह में हम लोग पढ़े भी हुए भी थे। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज आपका हमको जानने को मिलता है। आगे दिया गया है कि ये जो जिला था या ये जो सैनिक छावनी थी वो किसके अधीन काम करते थे। तो ये फोर्ट विलियम जो कि बंगाल में है उसमें जो गवर्नर होते थे उसके अधीन ये काम करते थे। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट आता है। यहाँ के जो भी राजा के अधीन जो क्षेत्र थे उसको एक प्रशासनिक इकाई नाम दिया जाता है जिसका नाम था जिला, और इसको पहला जिला जो बनाया जाता है रामगढ़ जिला, इसका हेडक्वार्टर जो है चतरा था। इसमें सैनिक छावनी जो थे हजारीबाग में थे, रामगढ़ बटालियन के नाम से इसको जानते हैं, और इसका जो कंट्रोल था वो फोर्ट विलियम से होता था जिसमें गवर्नर होते थे। आगे देता है कि मिलिट्री कलेक्टर किसको बनाया गया था, तो जैकब कैमक को यहाँ पे बनाया गया था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे राजा जो है वो क्या करेंगे, छोटानागपुर इलाका से टैक्स देंगे। मतलब जो भी राजा अपना टैक्स वसूलेगा प्रजा से वो टैक्स कहां जाएगा, अंग्रेजों के पास। तो यहां पे कहा जाता है 1789 में छोटानागपुर राजा के साथ छोटानागपुर राज 10 साल के लिए बंदोबस्त कर दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पे टैक्स करने के लिए, लेने के लिए बंदोबस्त कर दिया गया। ये सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए इसको भी अगर थोड़ा सा अगर हम डिटेल में आपको बताना चाहें, देखिए उम्मीद करते हैं चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब बैकग्राउंड में रख के समझाना, ऑफलाइन में समझाना, लेकिन उम्मीद करते हैं आप जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं समझ पा रहे होंगे कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा सके। हो सकता है कुछ चीज आपको समझ में ना आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आप चीजों को समझ पाइएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 72 में इजारेदारी प्रथा या व्यवस्था शुरू किया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा, जो कि 5 वर्षीय था। 76 में 1 वर्षीय इसको किया गया। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं 86 से 93 के बीच। 90 में जब आते हैं तो वो 10 वर्षीय भूमि व्यवस्था करते हैं कि 10 साल के लिए फिक्स कर दिया गया। फिर 93 आते आते अस्थायी बंदोबस्ती वो लागू कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सब जो है आप ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में जानकारी होगा। देखिए होता क्या है ना कि एक टॉपिक हम जब पढ़ा रहे हैं तो उससे बहुत सारे टॉपिक जुड़े हुए रहते हैं। तो अगर आप पहले से थोड़ा बहुत पढ़े हुए तो समझाना थोड़ा आसान हो जाता है, और आप बिल्कुल एकदम नए हैं तो थोड़ा तो मुश्किल होता है। तो उम्मीद करते हैं धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आने लग जाएगी। केवल आप वीडियो जो है वो रेगुलर देखते रहिए और थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए, और जो भी नोट्स है आपके पास उसको पढ़िए। तो 10 साल के लिए बंदोबस्त किया गया, और उसके बाद यहाँ पे आगे देता है कि ये जो है 79 के बाद जब हम 1780 आ गए थे तो रामगढ़ जिला के अधीन यहाँ पे जो था वो कौन कौन था, तो सिविल जज मजिस्ट्रेट थे, यानी कि जो न्याय से संबंधित काम करते थे, और कलेक्टर थे, यानी जो पैसा को कलेक्ट करते थे। अगर यहाँ पे कोई मामला नहीं सुलझता था तो हम अपील करते थे। कहाँ करते थे, तो 1980 से लेके 1793 तक हम अपील करते थे। कहाँ पे, गवर्नर जनरल जो कि कहाँ पे होता है, कलकत्ता में थे, वहां अपील करते थे। जैसे होता है ना कि हाई कोर्ट में मामला नहीं सुलझा तो हम कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। तो उसी तरह से जब यहाँ पे जिला में मामला नहीं सुलझता था तो ये लोग कलकत्ता जाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वर्कलोड बढ़ता जाएगा, तो इसीलिए ये लोग क्या कर दिए, 93 के बाद कुछ प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील का यहाँ पे एक तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे वो निर्माण करते हैं। और ये प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील कहाँ कहाँ था, तो ये जो है आपको इमेज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अच्छे से मोबाइल में, ये कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर नहीं होगा तो इसको और हम पिछले मतलब नेक्स्ट वीडियो जब हम लाएंगे तो इसको और हम डिटेल या बड़ा करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्योंकि अगर और इससे ज्यादा बड़ा करेंगे तो हो सकता है ये फ्रेम से बाहर निकल जाए। तो इसलिए अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इमेज को हम क्या बड़ा करें या इतना से काम चल जा रहा है।
तो 1993 में यहाँ पे पटना हो गया, ढाका हो गया, कलकत्ता हो गया और मुर्शिदाबाद हो गया। इसमें प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील जो है वो यहाँ पे आपका बनाया जाता है। और अगर आपको जिला में किसी तरह से कोई विवाद का निपटारा नहीं होता है या अपील करना है तो पहले जो गवर्नर के पास जाते थे, अब आपको इस अगर पटना जाना है तो पटना चल सकते हैं, ढाका जाना है तो आपके इलाके पे निर्भर करता है नजदीक कहां पे है या आपका किस प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत आता है, वहां पे आप जा सकते थे। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिया गया। अब 1780 से जब हम 1799 आ जाते हैं तो थोड़ा परिवर्तन किया जाता था। जैसे पहले जो पद था सिविल जज और मजिस्ट्रेट का और कलेक्टर का, वो एक ही व्यक्ति के पास होता था। लेकिन अब जब वर्कलोड बढ़ने लग गया तो न्याय व्यवस्था को और टैक्स लेने वाला व्यवस्था को दोनों को अलग कर दिया गया। इसीलिए ये इमेज हम डाले कि एक व्यवस्था को अलग कर दिया गया दूसरा व्यवस्था से। तो यहां पे कहा गया कार्यभार किसका अलग कर दिया गया, तो सिविल जज, मजिस्ट्रेट का और कलेक्टर का। तो कलेक्टर अलग काम करने लग गया, सिविल जज अलग काम करने लग गया और कलेक्टर अलग काम कर दिया। तो एक का काम केवल न्याय देखना था, दूसरा का काम केवल टैक्स लेना था। तो इस तरह से ये प्रशासन जो है बढ़ते गया। अब यहाँ पे दिया गया है 4 जून 1809। इसमें कहा जाता है देखिए कोई भी शासन आप कहीं पे कर रहे हैं तो वहां पे क्राइम होगा या वहां पे जो भी विद्रोह होगा उसको दबाने के लिए कुछ पुलिस व्यवस्था आपको रखना जरूरी था। तो यहाँ पे कुछ कारण वश या यहाँ पे बहुत सारे लोग विद्रोह कर रहे थे, तो उसके लिए 4 जून 1809 को जमींदारी थाना यानी जमींदारों लोगों को ही कहा गया कि आगे यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत पढ़ते तो यहाँ पे आपको पता चलता कि घटवाल जो होते थे, जैसे मुकुंद सिंह के बारे में हम लोग पढ़े थे, वो घटवाल होते थे, उसके अधीन वो लोग क्या करते थे, टैक्स वगैरह सब यहाँ पे लेते थे और सुरक्षा का जिम्मेदारी जो था उन्हीं के पास था। तो यहाँ पे अभी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आप उसको देख लीजिएगा, इतिहास में हम उसको बताए हैं, तो वो लोग होता था। तो उसमें यहाँ पे क्या बोला गया कि जमींदार या जो यहाँ के राजा महाराजा थे उनको बोला गया कि आप जो है थाना का यहाँ पे क्या कीजिए, निर्माण कीजिए, और अगर किसी तरह का कोई लोग हमारे विद्रोह या आपके खिलाफ विद्रोह करता है तो आप उसके खिलाफ यहाँ पे एक तरह से कहिए कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस तरह से 6 जमींदारी थानों का स्थापना जो होता है वो 4 जून 1809 को होता है। बाद में इसी को समाप्त कर दिया गया, यानी जमींदारी थाना को 1861 में समाप्त कर दिया गया और 1861 के एक्ट 5 के अधीन सरकारी थाने की स्थापना की गई। तो कहा गया अब जमींदारी थाना जो होगा वो नहीं होगा, अब जो होगा वो केवल क्या होगा, तो आपका सरकारी थाना होगा और थाना को सरकार जो है अपने अधीन ले लेती है। फिर 1833 का रेगुलेशन 13 आता है और उसके तहत रामगढ़ जिला को साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के अधीन कर दिया जाता है। और इस तरह से यहाँ पे इस एजेंसी के पहले जो एजेंट थे वो कैप्टन विल्किंसन थे। जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पे कई विद्रोह होता है, कोल विद्रोह सब होगा, हो विद्रोह होगा, तो यहाँ पे ये लोग सोचेंगे आखिर ये विद्रोह क्यों हो रहा है, तो इनको पता चलता है कि इनका शासन व्यवस्था या इनका रहन सहन जो है वो सामान्य कानून को लागू कर देने से ये लोग भड़क जाते हैं। इसीलिए ये एक ऐसे क्षेत्र को अति किए जो कि जनरल लॉ जो है यहाँ पे और रेगुलेशन जो है यहाँ पे नहीं चलता था। तो एक सामान्य कानून पूरे देश के लिए बनता था, जो कि अभी भी आप देखिएगा 5वीं और 6ठी अनुसूची में थोड़ा बहुत फेरबदल होके कानून जो होता है वो लागू होता है। तो जो सामान्य कानून है वो सीधे सीधे इस क्षेत्र में लागू ना हो, इसीलिए एक प्रशासनिक इकाई बनाया गया जिसको साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से हम जानते थे। और इस एजेंसी का जो हेड होता था उसको एजेंट कहते थे और ये जो एजेंट थे वो डायरेक्टली जो होते थे वो गवर्नर जनरल के अधीन काम करते थे। जैसे हम लोग जानते हैं अभी सीएम होते हैं, राज्यपाल होते हैं, तो केंद्र के अधीन ही एक तरह से काम करते हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ में तो केंद्र डायरेक्ट यहाँ पे कंट्रोल नहीं करता है। तो वो लोग जो होते हैं, सीएम जो होते हैं, स्वतंत्र रह के काम करते हैं। लेकिन कभी प्रशासनिक व्यवस्था गड़बड़ा जाता है तो सीएम का पद को हटा दिया जाता है, या कभी बहुमत नहीं मिला, जो कि आप झारखंड में अभी देख ही रहे हैं, राष्ट्रपति शासन जो है वहां पे लगा दिया जाता है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो डायरेक्ट रूल करते हैं किसी राज्य में, किसके सहायता से, राज्यपाल के सहायता से। तो इस तरह से यहाँ पे भी है कि डायरेक्ट रूल किसके सहायता से यहाँ पे किया जा रहा है, एजेंट के सहायता से। तो ये जो है थोड़ा बहुत आप याद रखिएगा। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे हम जो आपका नए राज्य का निर्माण हम बताए थे, ज्योग्राफी जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां पर आपको बताए थे कि कैसे साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी से धीरे धीरे आपका जो 24 जिला है वर्तमान समय का वो बनता है। तो वो चीज हम ऑलरेडी वहां बता चुके हैं, तो फिर से एक ही चीज को बार बार यहाँ पे रिपीट करना हम जरूरी नहीं समझते, और इसीलिए उम्मीद करते हैं आप उसको हमारे जो 3 वीडियो है झारखंड जीएस करके, वहां पे माइंड मैप से जो आपको समझाया गया वहां से आप देख लीजिएगा, इतिहास पूरा आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी जो चीज वहां हम नहीं बताए वो सारा चीज आपको यहाँ पे हम बता दिए। तो उम्मीद करते हैं जो आज हम आपको बताए वो चीज थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। लगभग 40 मिनट के आसपास ये वीडियो बना है। एक बार हम 1 से 2 मिनट में इसको हम रिकॉल करवा देते हैं, जो भी हम आपको 40 से 45 मिनट में समझाए हैं वो सारा चीज आपको एक बार में रिकॉल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इसको हम मिटा लेते हैं, फिर रिकॉल करवा देते हैं आपको।
तो जैसा कि आपको बताया गया, मुंडाओं का जो प्रभाव होगा या शासन का प्रभाव होगा वो नागवंशियों में दिखेगा। वही चीज पहला लाइन में दिया गया है। कुछ परिवर्तन यहाँ पे किया जाएगा, चाहे वो प्रशासनिक इकाई के संदर्भ में हो, चाहे वो अधिकारियों के संबंध में हो। तो इस तरह से पड़ा पंचायत को यहाँ पे परगनादारी में परिणत किया गया। ये चीज हमको पहले पता चलता है। पद और ओहदे के बारे में देखें तो यहाँ पे दिया गया है, नागवंशी का सबसे बड़ा पद जो होता था वो महाराजा का होता था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके बाद जो होते थे लाल ठाकुर होते थे, जो अपने इलाके के राजा भी कहलाते थे। उसके बाद यहाँ पे महत्तम होता था, जो गांव के प्रमुख व्यक्ति होते थे, भंडारी जो थे, वो क्या करते थे, राजा का जो खेती बाड़ी है वो करते थे और करवाते भी थे, और उससे जो अन्न मिलता था उसका ये पहरेदारी करते थे। और इस तरह से इसका नाम जो पड़ गया वो भंडारी पड़ गया। उसके बाद आपको कई यहाँ पे पद बताया गया, जैसे पुद्दार है, अमीन है, शानी है, बड़ाइक है, विरतिया है, गटवार है, इलाकादार है, दिगवार है, कोटवार है, गुड़ाइत है, जमादार है, ओहदार है, बरकंदाज है, तोपची है, चौबदार है, बक्सी है, चौधरी है, बराहिल है, गौंजू है, पांडे। ये लोग स्थानीय स्तर के मामले को स्थानीय स्तर पे ही निपटाने का काम करते थे। फिर अगर हम देखें तो भूमि और राजस्व के संदर्भ में देख सकते हैं कि भूमि के संदर्भ में कहा गया है कि नागवंशी शासन काल में जो भी व्यक्ति जंगल को काट के खेती लायक बनाता था उसको टैक्स देना नहीं पड़ता था। सदान जो खेती लायक जमीन बनाते थे उसको कोड़कर कहते थे, मुंडा जो बनाते थे कुटकटी कहते थे, उराव जो बनाते थे उसको भुइयारी के नाम से जानते थे। आगे दिया गया है, मुगल काल में कि दुर्जन साल को पकड़ लिया गया था, बाद में संधि हो जाता है और संधि होने के बाद 6000 रुपया वो सालाना देने के लिए स्वीकार करते हैं। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया। बाद में इस टैक्स को और बढ़ाया जाता है। 1632 में 1,36,000 और 36 में 1,61,000 किया जाता है। जब हम ब्रिटिश काल में आते हैं तो देखते हैं अत्याचार और बढ़ जाता है और दीवानी अधिकार जो है अंग्रेजों को मिलने के बाद या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलने के बाद यहां जो है टैक्स वसूलने का काम होता है। बंगाल में जो टैक्स वसूलने का काम दिया जाता है वो यहीं के लोगों को दिया जाता है, जो कि इसका नाम था मोहम्मद रजा खां, और बिहार का जो था वो सितब राय। वो लोग टैक्स वसूलेंगे और इस अंग्रेज अधिकारी को देंगे, और इस तरह से यहाँ पे टैक्स वसूलने का काम चल रहा था। लेकिन समय के साथ अब यहाँ पे जब कब्जा बढ़ जाता है तो इन लोगों को विस्थापित किया जाता है, विस्थापित करने का पदस्थापित किया जाता है और इनको अपने काम से हटा दिया जाता है। दोहरी शासन जो था उसको समाप्त कर दिया जाता है और उसके बदले एक यहाँ पे आपका रेवेन्यू बोर्ड जो है वो बनाया जाता है। कहां पे बनाया जाता है? कलकत्ता में। नाम ही है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी कि इसका काम है रेवेन्यू को यानी टैक्स को कलेक्ट करना, राजस्व को। तो ये कब का है? 72 का। कौन किए थे? वारेन हेस्टिंग। फिर हम लोग देखते हैं 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, प्रशासनिक इकाई में यहाँ चेंज किया जाता है और इस तरह से जिला नाम का एक प्रशासनिक इकाई आता है। और ये पहला जिला जो था वो आपका रामगढ़ या हजारीबाग, पलामू और छोटा नागपुर था और इसको मिला के रामगढ़ जिला बनता है। इसका मुख्यालय जो है वो चतरा था और सैनिक छावनी था वो जो हजारीबाग था। और ये किसके अधीन काम करते थे? तो फोर्ट विलियम जो कि बंगाल के गवर्नर थे उसके अधीन यहाँ पे काम करते थे। आगे देखते हैं 1779 में छोटा नागपुर का जो राजा थे उसको 10 साल के लिए बंदोबस्त किया जाता है। फिर नेक्स्ट घटनाक्रम दिया गया 80 में रामगढ़ जिला जो है वो किसके अधीन था? तो सिविल जज मजिस्ट्रेट के अधीन था, कुछ कलेक्टर और कलेक्टर के अधीन। ये दोनों जो थे 1780 से लेके 99 तक दोनों एक ही व्यक्ति के पास होते थे। अगर यहाँ पे कोई मामला नहीं सुलझता था तो इसको अपील किया जाता था नेक्स्ट स्टेप में 80 से 93 के बीच, और इस तरह से यहाँ पे वो कलकत्ता में अपील होने के बाद वो मामला को देखा जाता था। लेकिन चूंकि कार्यभार यहाँ पे बढ़ गया तो 1993 के बाद एक प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील बनाया गया, यानी कि अगर मामला जिला में नहीं सुलझेगा तो हम इस प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील में जा सकते हैं और अपना मामला को सुलझा सकते हैं। तो इस तरह के कितने प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील बनाए गए 1993 में? पटना, ढाका, कलकत्ता और मुर्शिदाबाद, यानी कि 4 बनाए गए। फिर इस पद को सिविल जज, मजिस्ट्रेट और कलेक्टर जो कि पहले एक ही व्यक्ति के पास होता था, कार्यभार बढ़ने के कारण इसको बाइफर्केट किया गया, यानी एक हिस्सा जो है सिविल जज का और एक हिस्सा जो है वो कलेक्टर का आता है। और ये कब किया गया था? 1799 में। आगे देता है कि यहाँ के एक तरह से कहिए कंट्रोल करने के लिए थाना बनाया गया, जो कि शुरुआत में जमींदारी थाना था, यानी जमींदारों के अंतर्गत या उनके कंट्रोल में था, जो कि बना था 4 जून 1809 को। बाद में इस थाना को खत्म कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है 1861 में, और सरकारी थाने बनाए जाते हैं एक्ट 5 के तहत। फिर रेगुलेशन 13 आता है, बहुत सारा घटनाक्रम चलते रहता है। उसमें इस इकाई को साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के अंतर्गत रहता है, जो कि नॉन रेगुलेशन एरिया था एक तरह से कह सकते हैं, जो कि सामान्य कानून इसमें लागू नहीं होता था। इसमें गवर्नर जनरल के एक एजेंट होते थे, जो कि पहला एजेंट कैप्टन विल्किंसन है, वो जो है उसके अधीन में यहाँ पे शासन चलता था। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आपको आया होगा। अगर वीडियो को आप अंत तक देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं लगातार आप
आने वाले जो भी वीडियो है उसको आप देखिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसको देखते हैं और इसमें अच्छा एक तरह से रिस्पॉन्स आता है तो हम लोगों का भी मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा हाई होगा और हम लोग भी प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी और भी बेहतर तरीके से आपको समझाने का हम लोग एक तरह से करें, कोशिश कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।